वेलकम करता हूं। आज का यह दूसरा वीडियो जो कि आप देख रहे हैं, मंडे है तो आपका MSN 1 पहला जो है पेपर होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग दूसरा नंबर का वीडियो जो कि टर्म एंड डिफिनीशन का होता है वह आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यह आखिरी टर्म एंड डिफिनीशन का यह आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है चारों सब्जेक्ट के हम दो वीडियो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे और डेली अच्छे से एक एक दो प्रश्न देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। किसी भी स्टेट के लिए है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे शुरू। पहला प्रश्न है लीवर सिरोसिस के बारे में। ठीक है, देखिए लीवर सिरोसिस कहा जाए तो यह एक लीवर का रोग है, एक रीत का रोग है, जिसमें होता यह है कि लीवर का अधिकांश जो हिपेटोसाइट होता है वह नष्ट हो जाता है। यानी कहा जाए तो लीवर का अधिकांश भाग जो है खराब हो जाता है और उस जगह पर, उस खराब हुए जगह पर आपके फाइबर जम जाता है। ठीक है, और वह आपका लीवर वहाँ पे कठोर हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट उस पर जमा हो जाता है और आपका लीवर ठोस, निर्जीव और कार्यहीन हो जाता है। यही जो है आपका लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है ना, सीधा कहा जाए लीवर सिरोसिस का मतलब है कि आपके लीवर का निर्जीव होना। अब चूंकि निर्जीव होगा तो काम करना बंद कर देगा, कठोर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर पर एक जो है अन्य आवरण, अन्य लेयर फैट का वगैरह वगैरह का जमाव हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होता है लीवर सिरोसिस में। आगे है दूसरा है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस कहने का मतलब है पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना। ठीक है ना, कोलीलिथियासिस कहलाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस या स्टोन इन गल ब्लडर इज कॉल्ड कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस जो होता है गाल ब्लडर में स्टोन को कहते हैं कोलीलिथियासिस। पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह। डायबिटीज मेलिटस को शॉर्ट में जो है DM भी कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। इसे हम लोग आम भाषा में मधुमेह कहते हैं। ठीक है ना, देखिए मधुमेह आपके दो प्रकार के होता है, समझ लीजिए। डायबिटीज या मधुमेह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। क्रॉनिक कहने का मतलब है कि यह लंबे समय तक चलने वाला बीमारी होता है। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है, अब देखते हैं किसी को अगर डायबिटीज़ पकड़ता है तो उसको लंबे समय तक, यहाँ तक कि मरते मरते ही जो है उसको डायबिटीज़ रह जाता है। तो इसीलिए इसे क्रॉनिक, लंबे समय का बीमारी कहा जाता है। ठीक है ना, जो कि शरीर में पैंक्रियाज की बीटा कोशिका होता है, इसके द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, इसके हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है, मतलब कम स्रावन के कारण होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक है, एक सही मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होना काफ़ी ज़रूरी होता है। बट होता यह है कि जो पैंक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण होता है, इंसुलिन हार्मोन का, ये इंसुलिन जो है जितना सिक्रेशन होना चाहिए उतना सिक्रेशन नहीं हो पाता है। हाइपोसिक्रेशन मतलब कम स्रावित होता है, जिसके कारण कम स्रावित होने से बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन है। और जब इंसुलिन ही कम स्रावित होगा तो ऑटोमेटिक है कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो आपके मूत्र में ग्लूकोज का मात्रा आने लगता है, जो इंडिकेट करता है मधुमेह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक जो होता है, एक मैं यहाँ पे बता दूँ, एक आपका होता है डायबिटीज मेलाइट, ये DM2 होता है। DM1 में किडनी ट्रांसप्लांट आप लोग बहुत सुने होंगे, बड़े बड़े लोग जो है करवाते हैं जिनके पास अधिक पैसा हो। ठीक है, सरकारी में तो इसका व्यवस्था होता नहीं है, तो इसलिए गरीब आदमी नहीं करवा पाते हैं। जो नहीं करवा पाते हैं वो अपना डायलिसिस वगैरह करवाते हैं। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपको पता है कि हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में 2 किडनी लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति का एक किडनी ठीक है और एक आपका गड़बड़ है तो व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रह जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गया तो फिर व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है या डायलिसिस करवाना पड़ता है लगातार। तो जो बार बार हॉस्पिटल जाने से बचे, बार बार डायलिसिस से बचे, परेशानी से बचे, तो अगर उनके पास पैसा है तो ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, यानी एक स्वस्थ किडनी को लगवा लेते हैं खराब किडनी के स्थान पर। तो होता किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी के द्वारा होता है। जब
जब रोगी की किडनी हमेशा के लिए समान रूप से काम करना बंद कर दे, यानी परमानेंटली वह खराब हो जाए, तो ऐसे रोगी में एक स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित की जाती है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त की जाती है। जो स्वस्थ किडनी होता है वह आपके कोई भी डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, या फिर जो मरने वाले हो उनके बॉडी से निकाल कर वो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, ये भी वर्ड आपको जानना चाहिए। लिथोट्रिप्सी आप लोग नाम बहुत सुने होंगे। तो चूँकि लिथोट्रिप्सी मैं बता दूं, यह एक लेजर किरण होता है, ठीक है ना। एक किरण होता है जिसका शॉक वेव उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, शॉक वेव उत्पन्न करता है। शॉक वेव उत्पन्न करता है यह किरण, और शॉक वेव के रूप में आपके गुर्दा जो होता है, किडनी का स्टोन होता है या मूत्र नली में जो स्टोन होता है उस पर आघात किया जाता है, शॉक डाला जाता है, ठीक है, किरण का। और उससे होता यह है कि स्टोन को टूटता है, ठीक है ना, स्टोन को तोड़कर वह बिखर जाता है और मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लिथोट्रिप्सी बेसिकली स्टोन जो किडनी वगैरह होता है उसके स्टोन को तोड़ने के लिए इस पर किरण डाला जाता है, शॉक वेव, और वह जो है स्टोन को तोड़ देता है। और जब स्टोन टूटकर छोटे छोटे पार्ट में बंट जाते हैं तो वह मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है। यही लिथोट्रिप्सी होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोपी कहने का मतलब है कि आपके जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र द्वार के रास्ते से कैमरा युक्त स्कोप अंदर डाला जाता है एवं स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए, सिस्टोस्कोपी का इस्तेमाल मूत्र नली के परीक्षण, मूत्राशय के परीक्षण में किया जाता है। अगर मान गए आपके मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में या मूत्र मार्ग में आपके मूत्र के रास्ते पर, ठीक है, कोई स्टोन वगैरह हो तो उसमें यह कैमरा युक्त स्कोप डालकर बाहर खींचा जाता है, निकाला जाता है। या फिर आपके मूत्राशय या मूत्र मार्ग में कोई समस्या है तो उसको परीक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे है बीपीएच। बीपीएच को हम लोग बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि ऊतकों का बढ़ जाना, ठीक है, ऊतक का आकार बढ़ जाना। प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि से है, जो कि मनुष्य में पाया जाता है, पुरुषों में। तो ये है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, आप लोग समझ गए होंगे। यह एक रोग है जिसमें पुरुष की जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उसका आकार अधिक बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह हाइपरट्रोफी है और हाइपरट्रोफी का मतलब ही होता है आकार बढ़ना। तो प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाना ही प्रोस्टेट बीपीएच कहलाता है। जिसके कारण होता यह है, प्रोस्टेट बढ़ जाने से मूत्र मार्ग पर अवरोध डालता है, क्योंकि आपको पता है कि मूत्र मार्ग के ठीक पीछे जो है आपके यह प्रोस्टेट होता है, और यह प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो यह मूत्र मार्ग पर दबाव डालता है, जिससे यूरिन आउटपुट में भी दिक्कत आती है, अवरुद्ध होता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रोक। स्ट्रोक कहने का मतलब होता है माय डियर, स्ट्रोक जो है आपके एक ऐसी सिचुएशन होता है, एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें जो भी रोगी हो उसको अगर स्ट्रोक लगता है तो इसके कहने का मतलब है कि ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम जाना, ठीक है, जिसमें रोगी के मस्तिष्क में होने वाले रक्त प्रवाह में अचानक रुकावट के कारण कमी हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतक नष्ट होने लगते हैं एवं मस्तिष्क की समान कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो लोग नहीं कहता है कि ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो स्ट्रोक का मतलब ही होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन अचानक से कम जाना, रुक जाना। अब जैसे ही हम लोग जानते हैं कि जिस पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम जाएगा वहाँ पे ऊतक को नमी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ के ऊतक कोशिका नष्ट होने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्रेन में भी हर एक पार्ट में ब्लड जाता है। ब्रेन तो खैर चाहिए ही, ब्रेन को और इम्पोर्टेंट है। तो होता यह है कि अचानक से किसी कारण से आपके ब्रेन में या किसी के भी ब्रेन में जो रोगी है स्ट्रोक का, उसके ब्रेन में अचानक से ब्लड का जो प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है, वह रुक जाता है, कमी हो जाता है, जिससे वहाँ का ऊतक नष्ट होने लगता है, जिससे होता यह है कि मस्तिष्क का जो फंक्शन है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। आगे है बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज कहने का माय डियर मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए, बर्गर डिजीज कहूँ तो बर्गर डिजीज एक आपका कहा जाए तो रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स का एक रोग है, ठीक है, ब्लड वेसल्स। यह ब्लड वेसल्स आपके हाथ में, पैर में, कहीं भी जो है आपके हो सकते हैं।
बर्गर डिजीज में होता यह है कि जो रक्त की वाहिका है वह सूजन हो जाता है, फूल जाता है, जिससे होता यह है कि उसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें कमी आ जाता है या फिर दिक्कत होने लगता है ब्लड सर्कुलेशन में सूजने से। तो यही आपके बर्गर डिजीज है। बर्गर डिजीज को अन्य नाम से थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रोम्बस का निर्माण हो जाता है। जैसे ही रक्त वाहिका में सूजन होता है तो रक्त का जो है थ्रोम्बस जो है बनने लगता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन में कमी आ जाती है और जो रक्त वाहिका है वो सूजन मोटा मोटा हो जाता है। इसीलिए इसे बर्गर, ठीक है ना, बर्गर डिजीज कहा जाता है। ओके, आगे है डिजिटाइलिस। डिजिटाइलिस कहने का मतलब है, डिजिटाइलिस को हार्ट टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटाइलिस का प्रयोग हृदय की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह औषधि जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के आवेगों को सीधी क्रिया द्वारा बढ़ा देती है। डिजिटाइलिस हार्ट वाले मरीज को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह एक दवा है जो हृदय के फंक्शन को, क्रिया को बढ़ा देता है। यह औषधि जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, यह औषधि सिरीय दाब को कम करता है, हृदय गति को धीमा करती है, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाती है, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि करती है व मूत्र उत्सर्जन में भी वृद्धि करती है। देखिए, हृदय का संबंध सीधा यूरिन से है। हार्ट का प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट को यूरिन आउटपुट ज़्यादा करवाइए। ठीक है, उसे यूरिन आउटपुट करवाइएगा तो हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं शांत होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो है बढ़ता है, इससे जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है, हृदय का जो गति बढ़ा रहता है वो भी कम जाता है। तो ये सब दवा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डिजिटाइलिस, इसीलिए इसे हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपन यहाँ पे डायलिसिस पे। मैंने बता दिया डायलिसिस यह एक प्रोसीजर है, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो निरंतर आपको करवाना पड़ता है। अगर मैंने बता दिया किसी पेशेंट का किडनी काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ब्लड प्यूरीफायर के लिए यह डायलिसिस अपनाई जाती है। यह डायलिसिस एक मशीन के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के एक भाग से ब्लड को मशीन में लाया जाता है और दूसरे भाग से जो है वो शुद्ध करके ब्लड को पुनः बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रोसीजर होता है जो आपको अस्पताल में जाकर हमेशा करवाना पड़ता है। सप्ताह में जितना भी टाइम दे, आपको किडनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किडनी किस लेवल में है। ठीक है, अगर किसी का पूर्ण रूप से ख़राब है तो उसे सप्ताह में 2 बार भी करवाना पड़ सकता है। समझ गए? तो ये जो डायलिसिस होता है, यह वेस्ट प्रोडक्ट को आपके ब्लड से बाहर निकालता है। किस बेसिस पर? दाब और विसरण द्वारा बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो डायलिसिस आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने का एक प्रक्रिया है जिसमें आपके ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर अलग करता है दाब और विसरण के द्वारा। समझ गए? जब इसको डिटेल में पढ़िएगा डायलिसिस को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जिसे हम लोग प्रदाह कहते हैं। अब यहाँ पे जितना भी प्रदाह आप लोग आगे पढ़िएगा ना वो समझ में आ जाएगा। इन्फ्लामेशन कहा जाए तो आपके बॉडी के कहीं भी किसी भी भाग में हो सकता है। जीवित ऊतकों को किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाले स्थानीय रिएक्ट है, प्रतिक्रिया है। होता यह है प्रदाह में कि प्रदाह या तो चोट लगने से भी हो सकता है या इन्फेक्शन से भी हो सकता है। जहाँ भी जिस भी बॉडी पार्ट में होगा वहाँ का जो ऊतक, जो कोशिका होगा, वह जो है प्रतिक्रिया दिखता है वहाँ पे सूजन हो जाएगा, लालिमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेन होगा। तो ये जो है इन्फ्लामेशन का पहचान होता है। शरीर विभिन्न अंगों में होने वाले प्रदाहों की स्थिति में हम लोग सफिक्स यानी ITIs जोड़कर लिखते हैं। जहाँ भी आप लोग जिस भी वर्ड के लास्ट में ITIS देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि यह इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन क्यों होता है? तो चोट या संक्रमण के कारण उस जगह पर जो है ऊतकों का प्रतिक्रिया दर्शाना ही जो है आपको इन्फ्लामेशन कहलाता है। इन्फ्लामेशन को हम लोग ITIS जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, चलिए। कार्डियक शॉक क्या होता है? अब देखिए, पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा शॉक क्या होता है। शॉक जिसे आघात कहते हैं। ठीक है, आघात कहते हैं। शॉक में अचानक से व्यक्ति का बोलना, समझना, ये सब चीज़ें जो है बंद हो जाता है। ठीक है, आघात जो होता है वह आपको अलग अलग होता है। ठीक है, आघात एक बेहोशी की हालात है। ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है किसी भी उद्दीपक के। समझ गए? अब शॉक में होता यह है
कि अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग कारणों से व्यक्ति को शौक लगता है। तो उसमें आपको एक आता है कार्डियोजेनिक शौक। कार्डियोजेनिक शौक कहने का मतलब है कार्डियो मतलब हृदय से रिलेटेड। व्यक्ति में बीमारी, चोट या किसी भी कंडीशन से, चाहे हार्ट अटैक के कारण आपके हृदय में चोट लगना, हृदय का बीमारी होना या हार्ट अटैक, ये सब हार्ट से रिलेटेड कोई कारण होगा जो शरीर को रक्त की प्रवाह कमी होने से उत्पन्न होने वाला शौक कार्डियोजेनिक शौक कहलाता है। यानी हृदय से जुड़ी हुई बीमारी हो, चोट हो या हार्ट अटैक आता है आदमी को, तो इन सब मामले से रक्त प्रवाह में कमी आती है और व्यक्ति को जो शौक लगता है इस कंडीशन में, इसीलिए हम इसे कार्डियोजेनिक शौक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहने का मतलब होता है कि किसी भी कारण से शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल या रक्तस्राव होने के कारण से उत्पन्न होने वाला शॉक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहलाता है। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए, हाइपो मतलब होता है कम, और जहाँ भी जिस भी चीज़ के आगे हाइपर देखिएगा इसका मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हाइपो है, हाइपो मतलब होता है कम, और वॉल्यूम को रिलेट कीजिए तरल पदार्थ से, यानी तरल पदार्थ के कमने से जो शॉक लगता है वही हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। ठीक है ना। अब ये तरल पदार्थ कौन सा है, तो आपके बॉडी में ब्लड है, ठीक है, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है, आपके बॉडी में जल की मात्रा है, तो ये सब एक मात्रा में है तो ठीक है। लेकिन अचानक किसी कारण से बहुत ज़्यादा जो है आपके बॉडी से तरल पदार्थ, पानी निकल गया या ब्लड निकल गया, तो इससे जो शॉक लगता है वह तरल के कमी होने से शॉक को हम लोग हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। अब जैसे किसी को दस्त हो रहा है, डायरिया है, बहुत ज़्यादा जो है मुंह से और मल के रास्ते भी पानी निकल गया, शरीर में अचानक से पानी की कमी हो जाएगा, और उस कंडीशन में अगर शॉक लगता है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। मान गया किसी को कट गया, फट गया या चोट लग गया, सिर फट गया, तो इससे ब्लड के बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, इसमें भी तरल होता है, तो इससे भी जो शॉक लगेगा वह जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। चीज़ों को समझ गए। चलिए, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे एलर्जी होते हैं जो व्यक्ति को होते हैं, हर चीज़ से सबको जो है सूट नहीं करता है, तो उसमें से किसी चीज़ से किसी व्यक्ति को एलर्जी है, और उस एलर्जी के कारण व्यक्ति में अगर आघात लगता है, शॉक आता है, तो वही जो है एनाफाइलेटिक शॉक कहलाता है। ठीक है, इसीलिए लोग कहता है कि व्यक्ति को जो चीज़ें नहीं सूट करे उसको जो है वो चीज़ें नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, वरना शॉक, आघात लग जाता है व्यक्ति को एलर्जी से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे सेप्टिक शॉक। लगभग देखिए मैं यहाँ पे शॉक के टोटल टाइप्स ही बता दिया। पूछता है एग्जाम में शॉक क्या है, शॉक के प्रकारों को बताएं, तो लगभग आपको मैं शॉक का टोटल प्रकार ही बता दिया। सेप्टिक शॉक होता है जो अत्यधिक गंभीर इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे यूटीआई का इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन है। उन इसमें होता यह है, मैं बता दूं, जो सेप्टिक शॉक अपना होता है ना, देखिए ये सब जो शॉक है ये कारण है, फलाने फलाने कारण के कारण अगर कोई शॉक लगेगा तो फलाना शॉक हो जाएगा। इसी प्रकार से सेप्टिक शॉक जो होता है यह आपके अत्यधिक गंभीर संक्रमण होने पर जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, आपके बॉडी में चाहे यूटीआई का इन्फेक्शन हो या आरटीआई, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसके कारण हो, या अन्य गंभीर इन्फेक्शन के कारण अगर कोई शॉक लगता है, सदमा लगता है, तो उसे हम लोग सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक कहने का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन है, स्पाइनल है, इन दोनों में चोट के कारण या इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से अगर आपके नर्वस सिस्टम में समस्या उत्पन्न होता है, नुकसान पहुंचता है न्यूरॉन्स का, तो आपको शॉक लगता है, और वो शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे नर्व में, तंत्रिका में चोट लगना, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का चोट लगना, तंत्र का उत्तेजित होना, ठीक है ना, या भारी खतरनाक इन्फेक्शन होना, ठीक है ना, तो ये सब भी जो है आपको न्यूरोजेनिक शॉक का कारण बनता है। आगे है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है बताना है। ठीक है, देखिए किसी भी तरल, गैस या ठोस के रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोलिज्म कहा जाता है, जो किसी भी कारण से शरीर के रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है और रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। एज फॉर एग्जांपल, आप किसी को इंजेक्शन दिए, तो इंजेक्शन हम लोग नस में देते हैं, नस में देते हैं इंजेक्शन, ठीक है,
नस में इंजेक्शन देते हैं। तो नस में इंजेक्शन देने का मतलब है कि रक्त वाले वाहिका में आप लोग इंजेक्शन दे रहे हैं। तो क्यों कहता है कि एयर निकाल देना चाहिए सिरिंज से एयर को क्यों बोलता है कि एयर है तो उसको निकाल देना चाहिए, बुलबुला को निकाल देना चाहिए? इसी एम्बोलिज्म के कारण। अगर आप एयर नहीं निकालते हैं और टोटल जो है इंजेक्ट कर देते हैं नस में, तो उसमें बुलबुला रहेगा, एयर है, वह एयर जाएगा अंदर, ठीक है, नस के अंदर, और वह क्या करेगा, एम्बोलिज्म का निर्माण कर देगा, ठीक है। और यह एम्बोलिज्म जो है रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा कर देता है, ठीक है ना, जिससे व्यक्ति को काफ़ी समस्या हो जाता है, यहाँ तक कि वो हाथ भी जो है हटवाना पड़ सकता है अगर गंभीर समस्या हो जाता है तो इसलिए उसमें कोई भी तरल या ठोस या गैस के रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोलिज्म कहा जाता है, जो रक्त नली में एक जगह से दूसरे जगह चलकर वह जो है रुकावट पैदा कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए। इससे बनने की प्रक्रिया को ही एम्बोलिज्म कहते हैं। लगभग 90% एम्बोली थ्रोम्बस के अपने स्थान से हटने के कारण होता है। जैसे आपके रक्त नली में कोई वसा का जमाव है, ठीक है, वसा का जमाव है, थ्रोम्बस का जमाव, थ्रोम्बस बन गया है, ठीक है, वसा जम गया है, यह जो है ब्लड के गतिशील होने के कारण यह टूट गया, ठीक है, टूट गया और टूट कर आगे जाकर बहकर कहीं जगह पर जाकर यह अटक गया, तो यहाँ पर यह ब्लड के रुकावट कम कर देगा, तो यही थ्रोम्बस होता है जिसे हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है अपना होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस कहने का मतलब होता है कि मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होमियोस्टेसिस कहलाती है। होमियोस्टेसिस का मतलब आता है समान स्थिति। हमारे शरीर के अंदर अगर इन्वायरमेंट अगर समान है, समान बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसी को होमियोस्टेसिस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रश्न हो गया समाप्त। आज दूसरा MSN 1 के दूसरा टर्मिनोलॉजी डिफिनीशन समाप्त होता है। इसके बाद जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का हम लोग अगले सप्ताह से शुरू करेंगे, वह जो है आपका अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।